रॉबर्ट किंग मर्टन की थ्योरी है स्ट्रेन थ्योरी, एनॉमी थ्योरी। याद रखिए, एनॉमी जो है वो कंडीशन जहां लॉज एब्सेंट हो जाते हैं, नॉर्मलेसनेस कंडीशन है। एनॉमी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड एनोमिया which means absence of rules, absence of norms, absence of laws। याद रखिएगा, breakdown of laws। तो रॉबर्ट किंग मर्टन ने ये थ्योरी 1938 में पेश की थी, जब वो अमेरिकन एसोसिएशन में अपना सिंपोजियम रीड आउट कर रहा था। याद रखिएगा, तो उसने ये थ्योरी पेश की। ये थ्योरी उसने बारो की थी इमाम दुरखाइम से, उसने ये कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया। और ये भी याद रखिएगा कि रॉबर्ट किंग मर्टन जो है वो कहता है कि दुनिया का हर मुआशरा अपने अफराद को गोल्स देता है, गोल्स सेट करता है, कल्चरली डिफाइंड गोल्स देता है, गोल्स प्रिस्क्राइब करता है कि ये गोल्स हैं तुम्हारे माशरे में रहते हुए, और साथ खुद ही रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है। ये जब रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी जाती हैं, गोल्स का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। जब गोल्स का रास्ता ब्लॉक होता है तो नो एक्सेस टुवर्ड्स द लेजिटिमेट मीन्स नहीं होती। जब एक्सेस नहीं होती तो लीडिंग टुवर्ड्स स्ट्रेन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, डिसजंक्शन और एनॉमी की तरफ ये सिचुएशन लेके जाती है। वहाँ से क्रिमिनलिटी ब्रीड्स होती है, वहाँ से क्राइम ब्रीड्स होता है, और इंडिविजुअल इस डिसजंक्शन बिटवीन गोल्स और मीन्स के डिसजंक्शन की वजह से डिप्रेशन का शिकार होते हैं, टेंशन का शिकार होते हैं, अल्टीमेटली लीड्स टुवर्ड्स बिकमिंग अ क्राइम प्रोन। वो क्राइम प्रोन बन जाते हैं, क्राइम की तरफ लेके जाते हैं। याद रखिए, और इसने 5 मोड्स एडॉप्टेशन बयान किए हैं। उसमें कन्फर्मिस्ट हैं जो दोनों को मानते हैं, इनोवेटिव्स हैं जो चोरी चकारी करते हैं, जो गोल्स को नहीं मानते, मीन्स को मानते हैं। याद रखिएगा, सेम इसी तरह रिचुअलिस्ट हैं, फिर रिट्रीटिस्ट हैं, किसी को नहीं मानते। इसी तरह रेबेलियन है जो नए मीन्स और गोल्स की तलाश में होते हैं। ठीक है जी, तो ये 5 एडॉप्टेशन मीन्स उसने कहा। और याद रखिए, इस थ्योरी का हमारे माशरे पे बड़ा इम्पैक्ट है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। भाई देखो, ख्वाब हमारे बहुत ज़्यादा हैं, ड्रीम्स आर रियली ट्रू ड्रीम्स, लेकिन मीन्स नहीं है। जब मीन्स नहीं है तो हमारा नौजवान जो है वो इमेंसली इफेक्टेड होगा, वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, पावर्टी स्ट्राइकन माशरे में रहता है, तो वो क्या करेगा? वो चोरी करेगा, क्राइम करेगा। याद रखिए, वो मायूस होकर क्या करेगा? फ्रस्ट्रेटेड होकर, फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेके जाती है ना। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन गोल्स एंड मीन्स, ये फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेके जाता है। और फ्रस्ट्रेशन अल्टीमेटली ऑब्वियसली कहाँ से, किसकी तरफ लेके जाती है? क्राइम की तरफ। इनइक्वालिटी माशरे के अंदर है, पावर्टी है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सोर्सेज की, हैव और हैव नॉट्स की फाइट है। याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं जी, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। वो बच्चे जो 18 साल से कम उम्र होते हैं, क्योंकि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी इज अ सिचुएशन वेयर चिल्ड्रन टर्न इनटू क्रिमिनलिटी। एक्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन हु आर अंडर द एज ऑफ 18, उनका इनडिसेंट बिहेवियर जो पेरेंट्स के कंट्रोल से बाहर चला जाए, नाफरमानी असाजा की और पेरेंट्स की, ये जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी में आती है। इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, वन विलिंग करना, पबजी की एडिक्शन रखना, ऑक्सीजन के शॉट्स लेना और शीशा पीना, ड्रिंकिंग करना, 18 साल से कम उम्र होना, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। और इसके सबसे बड़े जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं, उनमें सबसे पहले जो सोशल फैक्टर भी आता है वो ब्रोकन फैमिलीज हैं, डाइवोर्स पेरेंट्स हैं, लेगेसी ऑफ पेरेंट्स हैं, पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेकारी है, इलिटरेसी है, इग्नोरेंस है, कोई एम्प्लॉयमेंट ना होना है, तो सबसे बड़ा कॉज ही है कि ब्रोकन फैमिलीज, डाइवोर्स पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स है, फॉल्टी सोशलाइजेशन है, डिसफंक्शनल सोशलाइजेशन है,
डिफेक्टिव पेरेंटिंग है और फेलियर ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और साथ में बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, सोशल फैक्टर्स भी हैं और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। सो रेमेडीज़ जो हम इस हवाले से सजेस्ट करते हैं, और इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, माहौल, कंपनी, बैड कंपनी, तो आप इनको ठीक करें तो ये रेमेडीज़ बन जाएंगी। आप जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी ठीक हो जाएगी, आप मशवरे भी देंगे, सजेस्ट भी करेंगे कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर जो है आपकी डिसऑर्गेनाइज्ड नेबरहुड का है, डिसएडवांटेज नेबरहुड कंडीशंस, जहां एवरी टाइम एक्सेस टू ड्रग्स है, नारकोटिक्स है और वेपन्स है। तो वह बच्चा क्या बनेगा? बड़ा होकर वही बनेगा जिनको वो देखता, आइडियलाइज करता है। तो एवरी चाइल्ड्स माइंड इज लाइक अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, whatsoever he learns gets printed on his mind। जे.बी. वॉटसन ने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा मुझे 10 बच्चे दीजिए, मैं उनको 5 को अच्छा इंसान बनाऊंगा, 5 को डकाइट, रॉबर और सीरियल किलर बना दूंगा। इंसानी बिहेवियर क्या है? वो कहता है क्राइम इज लर्न्ड, बिहेवियर इज लर्न्ड, क्राइम इज अ लर्न्ड बिहेवियर। याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं जी। डिफिकल्टीज क्या हैं पुलिस ऑफिसर्स को एनकाउंटरिंग इन प्रिवेंटिंग क्राइम एंड अपहोल्डिंग सोशल ऑर्डर एंड लॉ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई डिफिकल्टी नहीं है पुलिस ऑफिसर्स को। सबसे बड़ी बात यह है पुलिस ऑफिसर अगर एनकाउंटर करने चाहें, प्रिवेंट करना चाहें क्राइम को, कम्युनिटी पॉलिसिंग के ज़रिए, प्रोएक्टिव पॉलिसिंग के ज़रिए, मॉडल पॉलिसिंग के ज़रिए, इंटेलिजेंस लेड पॉलिसिंग के ज़रिए, तो वो कर सकते हैं। और डिफ़िकल्टी, सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी जो है मेरे नज़दीक, जो मैं समझता हूँ, वो पीपल कोऑपरेटिव नहीं होते। लोग फियर फील करते हैं, लोगों का ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट पुलिस है हमारी, ट्रस्ट नहीं है लोगों का। सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी पुलिस ऑफिसर ये फेस करते हैं वाइल प्रिवेंटिंग क्राइम एंड काउंटरिंग क्राइम। अब फिर उनके पास फंडिंग की भी कमी है, लॉजिस्टिक्स की भी कमी है, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करती, पेट्रोल नहीं देती रोमिंग करने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए। सो लोगों का कोऑपरेटिव होना बहुत ज़रूरी है पुलिस के साथ, तभी कम्युनिटी पॉलिसिंग को प्रमोट किया जा सकता है। क्योंकि याद रखिए, सर रॉबर्ट पील ने कहा था, पुलिस इज पब्लिक एंड पब्लिक इज पुलिस, एंड बोथ मस्ट मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप। याद रखिए। करप्शन का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, और ये प्रिजम्पशन के पुलिस करप्ट होती है, ये ख़त्म होनी चाहिए। ये हमारी परसेप्शन, रिसेप्शन और प्रिजम्पशन ये ख़त्म होनी चाहिए। और ये कैसे होगी? जब ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो ठीक होगा, वो रिमूव किया जाएगा, करेक्ट किया जाएगा। आगे चलते हैं। इसलिए वर्किंग ऑफ क्राइम और डार्क फिगर्स ऑफ क्राइम मैंने बताया है, वो आम है। और मॉडर्न डिवाइसेस का भी पता नहीं होता ना पुलिस वाले, उनके इस्तेमाल का। DNA रिपोर्ट के हवाले से, क्राइम अगेंस्ट वीमेन के हवाले से बड़ा फ्लॉ है हमारे। प्रोफेशनलिज्म नहीं होता, ट्रेडिशनलिज्म होता है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है भाई हमारे यहाँ, कोई ट्रेनिंग कोई नहीं। नेक्स्ट है जी, डिफाइन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लीगल जस्टिस, क्वेश्चन नंबर 6। उसने लगता है ऐसे ही पेपर बना दिया, होना चाहिए था ड्यू प्रोसेस जस्टिस और क्राइम कंट्रोल जस्टिस होना चाहिए था ये। तो वहीं से उसने लिया है जी रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, बदला लेना। लॉ ऑफ लेक्स टेलियंस, आई फॉर आई, टूथ फॉर टूथ, लिम्ब फॉर लिम्ब, कोड ऑफ हैम्बुरेबी, याद होगा आपको माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ऑलरेडी कन्वे कर चुका हूं आपको ये। तो रेट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या? रेट्रीब्यूटिव थ्योरी पर बेस्ड ऑन है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, टिट फॉर टैट, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ल, देयर इज अ लॉ ऑफ रिटेलिएशन, retribution for you in the cases of murder. It has been beautifully summed up in the Holy Quran.
ब्यूटीफुली एम्बेडेड इन द होली कुरान। लॉ ऑफ लेक्स टेलियंस का प्रिंसिपल है, आई फॉर आई, टूथ फॉर टूथ, लिम फॉर लिम, नोज फॉर नोज, मैन फॉर मैन, विमेन फॉर विमेन, याद रखिएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, कॉम्पनसेशन से रिलेटेड, दियत, इस्लामिक जस्टिस, एक्विटी पर बेस्ड ऑन, फेयरनेस पर बेस्ड ऑन, जस्टिस पर बेस्ड ऑन, याद रखिएगा, ऑनेस्टी पर बेस्ड ऑन, एक्विटी और इक्वालिटी पर बेस्ड ऑन, कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन किसको? विक्टिम को, दियत का कॉन्सेप्ट, ब्लड विट का कॉन्सेप्ट, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन का कॉन्सेप्ट, याद रखिए। एंड व्हाट अबाउट द प्रोसीजरल जस्टिस, आर्टिकल 10A, फेयर ट्रायल, फेयर इन्वेस्टिगेशन, फेयर हेयरिंग, ड्यू प्रोसेस जस्टिस और प्रोसीजरल जस्टिस, याद रखिए, ये उसमें आता है। ड्यू प्रोसेस जस्टिस, फेयर ट्रायल का जस्टिस, फेयर इन्वेस्टिगेशन का जस्टिस, फेयर हेयरिंग का, दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनको सुना जाए। नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, ऑर्डरम पैल्ट्रम, याद रखिएगा, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, दिस इज कॉल्ड प्रोसीजरल जस्टिस। दोनों पार्टीज को सुने, FIR भी देनी, दोनों पार्टीज को सुने, फिर दें, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR करें अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC। तो फेयर ट्रायल, आर्टिकल 10A बेटा याद रखिए। रेस्टोरेटिव जस्टिस, इट इज ऑल अबाउट कम्युनिटी करेक्शंस की बातें हैं जी, प्रोबेशन और पैरोल से रिलेटेड है रेस्टोरेटिव जस्टिस, याद रखिए। आज के दौर का 21st सेंचुरी का जस्टिस रेस्टोरेटिव जस्टिस, जो कहता है कि ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, ये पेशेंट्स होते हैं, क्रिमिनल्स आर पेशेंट्स, याद रखिए, इनको ट्रीट किया जाना चाहिए लाइक पेशेंट्स, और सज़ा ऐसी देनी चाहिए जिनका मेडिसिनियल इम्पैक्ट हो, इफेक्ट हो उनकी पर्सनैलिटी पर। उनको कोई इंडस्ट्री इम्पार्ट कीजिए, कोई स्किल इम्पार्ट कीजिए, हुनर दे दीजिए, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दीजिए। ये है जी रेस्टोरेटिव जस्टिस। डाइवर्शन का प्रोसेस, आउट ऑफ कोर्ट जो सेटलमेंट है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में, रेस्टोरेटिव जस्टिस। रीइंटीग्रेशन इन द कम्युनिटी, बैक इन द कम्युनिटी, और ट्रांसफॉर्मिंग यंग क्रिमिनल्स into law-abiding citizens through probation, through divergent process, through rehabilitation, through incapacitation, through denunciation, condemnation, याद रखिएगा। तो प्रोबेशन और पैरोल का कॉन्सेप्ट ये रेस्टोरेटिव जस्टिस, ये वही है कि हेट द सिन नॉट द सिनर। नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं, और पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, जितना जुर्म किया उतनी सजा दो, याद रखिए। नो टॉर्चर, नो इंड्यूसमेंट, नो बीटिंग, बट रिहैबिलिटेशन, बट काउंसलिंग, बट थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट, नो प्यूनिटिव ट्रीटमेंट, नो प्यूनिटिव। इंस्टीट्यूशनल जो है ट्रीटमेंट होना चाहिए, मॉरल ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन नॉट प्यूनिटिव, बट कैसा? थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट, याद रखिएगा। ये है रेस्टोरेटिव जस्टिस। आगे जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हाउ कैन दीज बी मोर इफेक्टिव। बेटे मैंने कहा था कि एवरी क्राइम लीव्स अ ट्रेस, हर जुर्म निशान छोड़ता है, और investigation is all about finding out the truth, collecting the evidence, and tracing out the real culprit. The whole edifice of the criminal justice system of Pakistan is based on investigation. लेकिन investigation कैसी? Fair, just, impartial, honest, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, थारो इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है। और जब फ्लॉड इन्वेस्टिगेशन होगी, जब डिफेक्टिव होगी, पुअर इन्वेस्टिगेशन होगी, तो फिर बेटा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डिफेक्टिव रहेगा फिर वो, क्योंकि बेसिस ही उसी पर।
हमारे जजेस तो पुलिस वालों की फाइंडिंग पर जजमेंट्स दे रहे हैं, डिसीजन दे रहे हैं। फेयर और प्रॉपर डिसीजंस कैसे हो सकते हैं, जजमेंट्स कैसे हो सकती? दे आर नॉट बाउंड टू pronounce judgments on the basis of the findings provided by the police officers. उनका अपना एक जुडिशियल माइंड है, एडजुडिकेट करते हुए अपना माइंड वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आजकल के दौर में ऐसा नहीं हो रहा। दे आर pronouncing judgments solely on the basis of findings provided, outcomes provided by the investigations. So इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस और प्रोसीजर बेटा नोट फरमा लें। अंडर सेक्शन 156 से ऑनवर्ड 173 ऑफ CRPC मेंशनड है जी, स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस और प्रोसीजर वहाँ मेंशनड है। और पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अंडर सेक्शन 154 और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है अंडर सेक्शन 156 ऑफ CRPC। याद रखिएगा बेटा। और कैसे इफेक्टिव हो सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, कैसे इफेक्टिव हो सकती है? भैया आप टॉर्चर का इस्तेमाल ना करें ना जी, आप रूल्स को फॉलो कीजिए, पुलिस रूल्स को फॉलो कीजिए, आप चैप्टर 24 को फॉलो कीजिए, चैप्टर 25 को फॉलो कीजिए, चैप्टर 25.2 सब क्लॉज 3 से ऑनवर्ड 58 सब क्लॉज हैं, वहाँ तक चलिए, आप फॉलो कीजिए। पुलिस ऑफिसर हैं तो आप देखिएगा इन्वेस्टिगेशन कैसे इफेक्टिव होती है। आप लीगल और एथिकल और ऑपरेशनल गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, आप इंटरनेशनल गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, और आर्टिकल 10A को कैप्टन व्यू रखिए फेयर ट्रायल का जो है। तो याद रखिए, फेयर ट्रायल और स्पीडी ट्रायल इंक्लूड्स फेयर इन्वेस्टिगेशन और स्पीडी इन्वेस्टिगेशन। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, चेन इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, पॉसिबल है जी, वारंटेड बाय, परमिटेड बाय पुलिस ऑर्डर 2025, याद रखिए। और ये इफेक्टिव बनाई जा सकती है मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल करके। हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं कस्टोडियल टॉर्चर को, हम मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल और प्रोफेशनलिज्म का इस्तेमाल नहीं करते। इन्वेस्टिगेशन किस पर बेस्ड होना चाहिए? रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए, रिसर्च ओरिएंटेड साइंटिफिक बेस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा, is radicalism present in Pakistani society? How does it escalate into terrorism? Yes. But what is radicalization? सबसे पहले UNODC ने कहा कि radicalization जो है वो is a process having norms, extremist norms, ideas, ideologies, of the fundamentalist, of the terrorist, extremist people. और UNODC ने कहा कि radicalization is carried out by the groups of people having extremist ideas or ideologies. और याद रखिएगा my dear students, radicalization is a mean to achieve terrorism. Radicalization is a mean to achieve terrorism. इसके बहुत से मोटिव्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल मोटिव्स हो सकते हैं, रिलीजियस मोटिव्स हो सकते हैं, सेक्टेरियन मोटिव्स हो सकते हैं, एथनिक मोटिव्स हो सकते हैं। याद रखिए, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल मोटिव्स हो सकते हैं। और इसका एलिमेंट भी वायलेंस है, एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ हैं,
एक्सट्रीमिस्ट मोटिव्स हैं और इसके डिफरेंट फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स हैं, नोट फरमा लें। कॉजेज हैं डिफरेंट इसके बेटा डिफरेंट कॉजेज हैं रेडिकलाइजेशन के। पहला कॉज जो है याद रखिएगा वो है अफ़गान और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट, पाकिस्तान अफ़गान कॉन्फ्लिक्ट, जो रेडिकलाइजेशन को फैसिलिटेट करता है, पॉजिटिव फैक्टर है। दूसरा बेटा पॉवर्टी स्ट्राइकन हमारा कंट्री है, पीपल आर सो पुअर इन माई कंट्री, याद रखिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट टॉप लेवल की अनएम्प्लॉयमेंट है। लोग बेकार फिरते हैं तो लोग हथे चढ़ जाते हैं टेररिस्ट के, ठीक है जी। लर्निंग पर्सपेक्टिव के जरिए उनको टेररिस्ट बना देते हैं। और ये मनी लॉन्ड्रिंग, ये CTRs, STRs, ये काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग जो है उस पर कोई पाबंदी नहीं है, अब लगा दी गई है रूल्स बना के, अभी भी जारी है। और बेटा ये जो एथनिक और सेक्टेरियन स्ट्राइफ्स हैं, स्ट्राइक्स मैंने नहीं कहा, स्ट्राइफ्स, और ये बैड गवर्नेंस जो है, और ये जो मनी कल्चर है, आर्बिट्रेरी पावर्स हैं, सोशल इनजस्टिस है, डिसफंक्शनल सोशलाइजेशन है, और वायबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, नो वायबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो जब आप रेडिकलाइजेशन के कॉजेज लिखेंगे, हु इज़ रेडिकलिस्ट, जो बिलीव रखता है टेररिस्ट के आइडियाज़ पर, जो वो रेडिकलिस्ट होता है, याद रखिएगा। और इसके सोशल कॉजेज भी हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज भी हैं, पॉलिटिकल कॉजेज भी हैं, रिलीजियस कॉजेज भी हैं, एथनिक कॉजेज भी हैं, ट्रिगरिंग कॉजेज भी हैं, रूट कॉजेज भी हैं। कॉन्ट्रीब्यूटरी में बता चुका हूं। और मैं अर्ज कर चुका हूं, एक्चुअली रेडिकलाइजेशन जो है ये मीन है टू अचीव टेररिज्म, याद रखिए, इट इज अ मीन टू अचीव टेररिज्म। It perpetuates terrorism, और terrorism perpetuates violence, याद रखिए। और आपने टेररिज्म के हवाले से, रेडिकलाइजेशन के हवाले से किताब पढ़नी है, जजिंग विद पैशन। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खोसा साहब की किताब है। आसिफ खोसा साहब, उनकी किताब है फॉर्मर चीफ जस्टिस का, जजिंग विद पैशन, ऑल अबाउट जजमेंट्स ऑफ रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म। आपको बहुत ज़्यादा जजमेंट्स मिलेंगी इसके ऊपर। तो इसको डिफाइन किया गया है टेररिज्म को सेक्शन 6 में और 7 में, एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। और पाकिस्तान डिफेंस एक्ट है, पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट है, पाकिस्तान फेयर ट्रायल एक्ट है 2013 का। डिफरेंट लॉज पास किए गए हैं इसको कर्ब करने के लिए। और हाँ बेटे, आपने कॉजेज में क्रिमिनोलॉजिकल थ्योरीज लिखनी है,
बेटे आपने क्रिमिनोलॉजिकल थेरीज ऐड करनी है, आपने रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म के कॉजेज जब लिखने हैं तो क्रिमिनोलॉजिकल थेरीज लिखनी हैं, बायोलॉजिकल हैं, साइकोलॉजिकल हैं और सोशियोलॉजिकल थेरीज आपने ऐड करनी है। और याद रखना जितने भी थेरीज हैं क्रिमिनोलॉजिकल, जो लेटेस्ट थेरी हैं, मॉडर्न थेरीज हैं, वो ये कहती हैं कि टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन जो है ये कल्मिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है अमंग डिफरेंट नेशंस, अमंगस्ट डिफरेंट नेशंस और कंट्रीज। चलिए आगे चलते हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स, शॉर्ट नोट है जी 10 मार्क्स का, तो याद रखिए आपने एंटी नारकोटिक्स फोर्स के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले तो आप हिस्ट्री लिखेंगे ना कि क्या ये कैसे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई गई और किसके साथ इसका लाइजन है, कंप्लीट लाइजन किसके साथ है, UNODC के साथ। और ANF कौन सा एक्ट है, 1997 का। और 2019 की इसकी पॉलिसी जरूर पढ़िएगा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स टॉप लेवल की बेटा फोर्स है। ड्रग स्मगलिंग, नारकोटिक स्मगलिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स की ट्रैफिकिंग को कम्बाट करने के लिए सिविल प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ब्यूरो और एजेंसी है कौन सी, ANF, कंबाटिंग ड्रग स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग इन अलायंस विद UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के साथ मिलकर ये फाइट करते हैं अगेंस्ट ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ड्रग्स स्मगलिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, पॉपी की प्रोडक्शन को प्रिवेंट करते हैं, उसकी सप्लाई और डिमांड को रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑफ ओपीम, चर्च, गांजा और पॉपी की प्रोडक्शन याद रखिए। बलूचिस्तान में और सिंध में डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर्स हैं, इसके डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर्स। याद रखिए इसकी हिरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, स्ट्रक्चरल हिरार्की या ऑर्गेनाइजेशन, वो DG से स्टार्ट होती है, डायरेक्टर जनरल, टॉप लेवल पे आपने जाना, फिर बॉटम की तरफ आएंगे। और याद रखिएगा ये जो ANF है इसका सोलली टास्क जो है, सोलली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कोऑर्डिनेशन रखना है UNODC के साथ। ड्रग्स की ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करने के लिए, कर्व करने के लिए इसके पास सर्वेलेंस सिस्टम भी है, इंटेलिजेंस सिस्टम भी है, प्रोएक्टिव सिस्टम भी है, इसके पास इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का सिस्टम भी है रिगार्डिंग ऑफेंसेस, ड्रग्स रिलेटेड ऑफेंसेस, ड्रग्स रिलेटेड ऑफेंसेस इसके पास इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, सर्च और सीजर का प्रोसेस और प्रोसीजर भी इनके पास है। ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सपोर्टेड बाय पुलिस ऑर्डर 2002, याद रखिएगा। अब आप लिख लीजिए अमेंडेड एक्ट 2025 पुलिस का। तो इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसके पास 4 मॉडल एडिक्ट्स सेंटर्स हैं।